दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 मार्च। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है, एक छोटी सी झलक हेडलाइन के माध्यम से देखते हैं। तो बात करते हैं कि अब आग उगलेगा आसमान, 24 घंटे के बाद चढ़ जाएगा बिहार का पारा, 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा तापमान। बिहार के सभी 38 जिलों में एक साथ चलेगा बुलडोजर, सरकार ने बता दी है तारीख, नहीं चलेगी कोई पैरवी। राबड़ी देवी की मांग, द कश्मीर फाइल्स की तरह गुजरात के गोधरा कांड पर बने फिल्म। बीजेपी सांसद का दीदी ममता बनर्जी पर हमला, कहा पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रही है ममता। 13 साल काटी जेल, बेगुनाह निकले 4 आदमी, पुलिस वालों से वसूला जाएगा हर्जाना। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, नालंदा समेत बिहार के सभी 38 जिलों में खाली होगा सरकारी जमीन। इन्वेस्टमेंट के मामले में नंबर 1 पर बिहार, बिछेगा उद्योग का जाल। बताएंगे कि शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा। भाकपा महासचिव सीताराम येचुरी का दावा, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद हिंदुत्ववादी ताकतें हो गई है और अधिक आक्रामक। द कश्मीर फाइल्स, बिहार में टैक्स फ्री करने पर भड़की राबड़ी देवी, कहा इधर जनता भूख से मर रही है और देखेगी सिनेमा। वैज्ञानिकों का खुलासा, सहकारी में कैंसर का खतरा 14% कम, 4 लाख से ज्यादा लोगों पर हुआ रिसर्च। हिजाब विवाद पर कर्नाटक कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु में कॉलेजों के छात्रों का प्रदर्शन। बड़ई मिस्त्री का बेटा बना इंटर साइंस टॉपर, IAS बनने का है सपना। 10,000 के पार पहुंचा मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद का विमान किराया। अब बात विस्तार से तो बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में होली पर पारा 40 डिग्री के पार पहुंचने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इससे साफ है कि होली के बाद बिहार के अलग अलग जिलों में तेज गर्मी पड़ने वाली है। खबर के अनुसार राजस्थान में बने प्रति चक्रवात के प्रभाव से बिहार में आज 18 मार्च 2022 से राजस्थान वाली गर्मी पड़ेगी और लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो होली पर तापमान 40 डिग्री के पार चला जाएगा। आपको बता दूं कि राजस्थान में समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक प्रति चक्रवात का क्षेत्र बना है। इसका असर बिहार में भी दिखाई देगा और बिहार के अलग अलग जिलों में गर्म हवाएं चलेगी और मौसम भी शुष्क बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज 18 मार्च के बाद से बिहार में गर्मी काफी बढ़ने का पूर्वानुमान है। वहीं अगले 5 दिनों तक बिहार का मौसम पूरी तरीके से शुष्क बना रहेगा, जबकि आसमान पूरी तरीके से साफ रहेगा और धीरे धीरे गर्मी में बढ़ती रहेगी। इस बार भीषण गर्मी में रंगों का त्योहार मनाना पड़ेगा। मौसम का यह हाल कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के भागलपुर, बांका, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में देखने को मिलेगा। इस इलाके में न्यूनतम और अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो फिर इस बार शुरुआती दौर में अधिक गर्मी पड़ने लगेगी। आने वाले दिनों में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जब पिछले साल तक होली में आसमान में छिटपुट बादल छाए रहते थे, ठंडी हवाएं चलती थी, हल्की बारिश भी हो जाती थी, जब सुबह ठंड का एहसास होता था, लेकिन इस बार सूर्य अधिक रौद्र रूप दिखाएंगे। होली में मौसम साफ रहेगा, गर्मी के कारण पानी और रंगों के भीगने से ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार सरकार का सड़कों पर विशेष जोर है। इसी के तहत नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 6,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण पथों का निर्माण कराया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा तैयार इन सड़कों के किनारे पौधे भी लगाए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री जयंत राज ने बताया है कि इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2,500 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई जाएगी। इसके साथ ही 9,000 किलोमीटर लंबे ग्रामीण पथों की मरम्मति और अनुरक्षण कराने का लक्ष्य तय किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री जयंत राज ने बुधवार को विधान परिषद में बताया है कि सड़क किनारे पौधारोपण कराया जाएगा। इसके साथ ही इन सड़कों पर अनिवार्य सड़क सुरक्षा मानकों का प्रावधान किया जाएगा। 12,555 किलोमीटर लंबी 1660 सड़कों का सर्वे भी किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को उनके मकान के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसी को देखते हुए केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,75,00,000 घर पूरे हो चुके हैं। जल्द ही लोगों को आवंटित भी किया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि कश्मीरी पंडित के साथ हुई हिंसा और पलायन की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देश भर के सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। काफी बड़ी संख्या में लोग इसको देखने के लिए सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद अब बिहार में भी द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बड़ा बयान दिया है। जहां राबड़ी देवी ने कहा है कि यहाँ गरीब भूखे पेट मर रहा है और फिल्म कौन देखेगा। उन्होंने गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था उस पर एक पिक्चर बनाना चाहिए। कश्मीर फाइल्स फिल्म को विधान परिषद टैक्स फ्री करने की मांग कल बीजेपी एमएलसी ने उठाया था। जब विधान परिषद में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा था कि इस फिल्म की चर्चा सभी जगहों पर हो रही है। पीएम मोदी ने भी इसकी चर्चा की है और ये फिल्म बिहार में टैक्स फ्री की जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि भाकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने दावा किया है कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद हिंदुत्ववादी ताकतों की आक्रामकता बढ़ गई है। उन्होंने दावा किया है कि आरएसएस का उद्देश्य भारत के इतिहास को फिर से लिखना और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को गहरा करना है। सीताराम येचुरी ने यहाँ माकपा के प्रदेश मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद हिंदुत्ववादी ताकतों की आक्रामकता बढ़ गई है। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय इतिहास का भव्य विमर्श तैयार करने के लिए आरएसएस बहुत आक्रामक रुख अपना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भगवा ब्रिगेड का उद्देश्य भारतीय इतिहास के अध्ययन को केवल हिंदू पौराणिक कथाओं तक सीमित करना है। सीताराम येचुरी ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स की ओर इशारा करते हुए कहा है कि भाजपा शासित कई राज्य फिल्मों को टैक्स फ्री कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी हिजाब मामला थमता नहीं दिख रहा है। जब फैसले से नाराज मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने कल कर्नाटक बंद बुलाया था, जहां कल के बंद में शामिल होने के लिए पूरे राज्य व्यापार मंडल को भी निर्देश दिया गया था। जहां वही कर्नाटक के तटीय कस्बे उडुपी में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की 6 मुस्लिम छात्राओं ने बुधवार को भी कक्षाओं का बहिष्कार किया। ये छात्राएं अपने रुख पर कायम है कि वे सिर पर स्कार्फ बांधे बिना कॉलेज नहीं आएंगी और इस पर कानूनी लड़ाई लड़ती रहेंगी। इन छात्राओं के प्रारंभिक परीक्षाएं भी चल रही है, लेकिन इन सभी ने परीक्षा भी नहीं दी है। जहां अमीर शरीयत कर्नाटक के मौलाना सगीर अहमद खान राशिदी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताते हुए बृहस्पतिवार को प्रदेश बंद का ऐलान किया था। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि मेरा सभी मुस्लिमों से अनुरोध है कि वे इसे ध्यानपूर्वक सुने और फिर इसका सख्ती से पालन करें। हिजाब को लेकर के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नाराजगी जताने के लिए 17 मार्च को प्रदेश भर में पूरे दिन का बंद का ऐलान किया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट बुधवार की शाम में जारी हो गया है। जहां बोर्ड के रिजल्ट की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अब देश में बिहार सबसे पहले रिजल्ट देने लगा है, लेकिन कुछ सालों पहले तक यही बिहार बोर्ड अपनी लेट लतीफे और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम था। जब पाप का घड़ा फूटा तो फिर बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष लाल केशवर प्रसाद राय सहित कई सफेदपोश सलाखों के पीछे पहुंच गए। इसका निमित्त बनी एक ऐसी टॉपर लड़की जिसे अपने विषय का नाम भी पता नहीं था। जहां उसने परीक्षा की कॉपियों में फिल्मी और तुलसीदास प्रमाण लिखे और टॉपर बन गई। साल 2016 के इंटरमीडिएट आर्ट्स के उस टॉपर रूबी राय के रिजल्ट को बोर्ड ने रद्द कर दिया, लेकिन उसे भ्रष्टाचार की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का श्रेय तो दिया ही जाना चाहिए। बिहार के वैशाली जिला में स्थित भगवानपुर के अमर गांव की रहने वाली रूबी राय के परिजन गांव में रहते हैं। रूबी इस वक्त कहां है इसकी जानकारी नहीं मिली है। जहां स्थानीय लोगों ने बताया है कि रिजल्ट के विवाद के बाद परिवार वाले रूबी को घर से बाहर जाने नहीं देते थे, जहां उसकी पढ़ाई भी छूट गई थी। अब बात उस मामले की जिसने देश विदेश में बिहार बोर्ड को बदनाम कर दिया था। साल 2016 में जब मीडिया ने बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट टॉपर से बातचीत की, तब आर्ट्स टॉपर रूबी राय ने बताया है कि वे पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटिकल साइंस विषय के साथ परीक्षा देकर के टॉपर बनी है। जहां इस विषय में उसने खाना बनाने की कला सीखी है। मीडिया से बातचीत में साल 2016 के साइंस टॉपर भौतिकी और रसायन के मूलभूत प्रश्नों के जवाब भी नहीं दे सके। इसके बाद मचे बवाल के बीच बिहार बोर्ड की परीक्षाएं और रिजल्ट में लंबे समय से चल रहे बड़े घोटाले का राज खुल गया। ऐसे टॉपरों के बहाने बोर्ड का पूरा सिस्टम बेपर्दा हो गया। जहां सरकार पर राजनीतिक दबाव भी पड़ा, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच कमेटी बना दी। जहां घोटाले की एफआईआर के साथ पुलिस जांच भी शुरू कर दी। जांच आगे बढ़ने के साथ परीक्षा और रिजल्ट घोटाला परत दर परत सामने आता गया। जहां रूबी राय वैशाली जिला के जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उसका प्रिंसिपल बच्चा राय घोटाले का मास्टरमाइंड निकला। जहां वे बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष लाल केशवर प्रसाद राय सहित कई सफेदपोशों से मिलकर के घोटाला कर रहा था। इस मामले में बच्चा राय और लाल केशवर प्रसाद राय सहित कई बड़े लोगों को जेल जाना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने रूबी राय को भी गिरफ्तार किया। जब पूछताछ में उसने बताया है कि उसके पापा ने कॉपियों में कुछ भी लिख देने को कहा था, इसलिए उसने 101 फिल्मी गाना लिखा तथा तुलसीदास प्रणाम लिखे थे, जब बाद में उसकी कॉपियों को किसी और ने उत्तर लिखे थे।
दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में उद्योग का जाल बिछेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है। शाहनवाज हुसैन किशनगंज जाने के दौरान जोकीहाट प्रखंड के जहानपुर गाँव में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि 2022-23 में उद्योग विभाग को विशेष स्थान दिया गया है, जहाँ 6 सूत्रीय एजेंडे में वित्त मंत्रालय के जरिए बजट रखा गया था, जहाँ इसमें टॉप 6 स्थान पर उद्योग विभाग का नाम डाला गया है। जब उन्हें उद्योग विभाग मिला तो पहले कुछ लोग बहुत मजा ले रहे थे, जहाँ अलग अलग टिप्पणियां करते थे, लेकिन वही लोग दबी जुबान तारीफ कर रहे हैं, जहाँ आज बिहार में उद्योग की धूम है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, नए नए कल कारखाने खोलने पर काम हो रहा है। आने वाले दिनों में बिहार का दृश्य बदल जाएगा। आने वाले लोकसभा या फिर विधानसभा का चुनाव हो, उद्योग और रोजगार का मुद्दा महत्वपूर्ण होगा। मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आदि ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी पूर्वक निभाने का प्रयास कर रहा हूं। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में एनडीए में कोई मतभेद नहीं है, जो भी मतभेद था उसे दूर कर लिया गया है। साथ ही शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि कोरोना काल में भी बिहार इन्वेस्टमेंट के मामले में नंबर 1 पर है, जहां हाल ही में 39,300 करोड़ का प्रस्ताव आया है। इतना कभी भी नहीं आया था। जहां उसी तरह उद्योग को लेकर के 2021 में सिर्फ नल में 30,000 करोड़ निवेश का प्रस्ताव है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में कटिहार की श्रेया ने पूरे बिहार में आर्ट्स में दूसरा स्थान हासिल किया है। उमा देवी विद्यालय से 10+2 की छात्रा श्रेया का मैट्रिक एग्जाम सीबीएसई से हुआ था और अब इंटर में दूसरे स्थान आने के बाद वे बेहद खुश हैं। एक बड़ी बात यह है कि श्रेया के पिता पिछले 10 सालों से फैमिली डिस्प्यूट के कारण उन लोगों के साथ नहीं रहते हैं। ऐसे में उसकी माँ और तीनों मामा ही मिलकर के श्रेया की तमाम जिम्मेदारी उठा रहे हैं। खुशी के इस मौके पर इंटर आर्ट्स की सेकेंड रैंक होल्डर श्रेया को उसकी मां ने मिठाई खिला करके बधाई दी है। जब वहीं श्रेया ने कहा है कि इतना उम्मीद नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा, लेकिन मम्मी को लगा था कि कुछ अच्छा रैंक आएगा। श्रेया ने बताया है कि राजनीति शास्त्र में उनकी बेहद रुचि है। जहां वहीं उसने बताया है कि बोर्ड की तरफ से इंटरव्यू के लिए 13 मार्च को बुलाया गया था, जहां कई तरह के प्रश्न पूछे गए थे, जिसकी वजह से वह इसी विषय को लेकर के बीए करना चाहती है। वहीं श्रेया की मां अनीता देवी ने कहा है कि श्रेया कठिन मेहनत कर रही थी, उन्हें उम्मीद थी कि वे बेहतर करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव हमेशा से अपने निराले अंदाज के लिए जाने जाते रहे हैं। जहां उनके घर तीज त्योहार पर भी जोरदार तरीके से मनाया जाता है, उसमें भी होली हुड़दंग तो लालू के यहाँ बेहद खास हुआ करता था। इस साल तेजस्वी यादव के विवाह के बाद उनकी पत्नी सहित पहली होली है, लेकिन राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद यादव की होली का इंतजार कर रहे लोगों को मायूस कर दिया है। जहाँ लालू प्रसाद यादव के घर इस बार होली का हुड़दंग देखने को नहीं मिलेगा। लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने गुरुवार को कहा है कि वे इस बार होली नहीं मना रही है। दरअसल चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को बेल नहीं मिली है। यह सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव फिलहाल रांची की रिम्स में उपचाररत है, यानी कि इलाज चल रहा है। माना जा रहा है कि इसी कारण राबड़ी देवी ने होली ना मनाने की बात कही है। राबड़ी देवी ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है कि वे इस साल होली का त्यौहार नहीं मना रही है। जब बिहार की जनता को होली की बधाई देते हुए राबड़ी देवी ने कहा है कि इस साल उनके यहाँ होली नहीं होगी। जब वही सूत्रों का कहना है कि डॉक्टरों ने लालू यादव को पुआ पकवान खाने पर से मना किया है। ऐसे में लालू इस साल ना तो होली मना पाएंगे और ना ही डॉक्टरों की सलाह के कारण पुआ पकवान खा सकेंगे। लालू यादव के घर की होली बेहद मशहूर हो रहती है। लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उनके परिसर में कुर्ता फार होली का धमाल होता था। जब बिहार के कई बड़े नेता लालू के घर होली खेलने आते थे और रंग से सराबोर लालू खूब जोरदार होली मनाते थे। साल 2015 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर के बिहार में सरकार बनाने के बाद भी लालू प्रसाद यादव ने नीतीश संग होली खेली थी। हालांकि बाद के सालों में स्वास्थ्य और अन्य कारणों से लालू प्रसाद यादव के यहाँ होली का धमाल बंद हो गया है। इस बार माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव की शादी का पहला साल होने के कारण लालू यादव के यहाँ होली का पुराना अंदाज देखने को मिलेगा, लेकिन राबड़ी देवी ने साफ कर दिया है कि इस साल वे होली नहीं मना रही है। यानी कि तेजस्वी यादव की शादी के बाद की पहली होली में लालू राबड़ी आवास रंगों से सराबोर नहीं दिखेगा। दोस्तों बात करते हैं कि देश में कंकड़ी सड़कें होना अब गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। जब केंद्र सरकार ऐसी परियोजनाओं पर काम कर रही है जिसके पूरे होने पर भारत की सड़कें अमेरिका की बराबरी करने लगेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सरकार 2024 के अंत तक भारत के सड़कें ढांचे को अमेरिका के बराबर विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। सदन में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में हर साल करीब 1,50,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में
मारे जाते हैं। यहाँ आंकड़ा कोरोना या फिर किसी भी युद्ध में होने वाली मौतों से भी बहुत ज़्यादा है। नितिन गडकरी ने कहा है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना ही एकमात्र समस्या नहीं है, बल्कि इसमें सड़क इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और शिक्षा जैसे अन्य पहलू भी शामिल है। उन्होंने स्वीकार किया है कि मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों और फिर दूसरे इंतजामों के बावजूद भी भारत में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना बेहद सहज है, आसान है। ऐसे में कई बार गलत लोग भी लाइसेंस हासिल कर लेते हैं, जिससे एक्सीडेंट के केस बढ़ते हैं। नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए और प्रयास करने की मांग की है। दोस्तों बात करते हैं कि मुंगेर में 13 साल पहले आमर्स एक्ट में आरोपी बनाए गए 4 शख्स बेगुनाह साबित हुए हैं, यानी कि 13 साल बाद जेल से रिहा हुए हैं। जी हाँ, बेगुनाह। कोर्ट ने माना है कि पुलिस ने बेकसूर व्यक्तियों को आरोपी बना करके न्यायालय का समय बर्बाद किया है। इसलिए बेगुनाहों को दिए जाने वाले हर्जाने की वसूली पुलिसकर्मियों से की जाएगी। जब कोर्ट ने एसपी को ऐसा करने का आदेश दिया है। फिलहाल जुर्माने का भुगतान राजकोष से किया जाएगा। चारों आरोपियों को 5-5 हजार रुपए की राशि का भुगतान 1 महीने के अंदर होगा। आपको बता दूं कि रामनगर थाना क्षेत्र के यह आमर्स एक्ट केस 2009 का है। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य देखने और फिर अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद पाया है कि पुलिस ने बेवजह चारों को आरोपी बनाया है। जब पुलिस की लापरवाही के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा और 13 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी पर बंगाल को एक और पाकिस्तान बनाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आसनसोल में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता ने ममता बनर्जी पर राज्य में बिहारी प्रवासियों के खिलाफ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हमेशा बिहारियों के खिलाफ रही है। जहाँ राज्य में उद्योग बंद किए जा रहे हैं ताकि वे यहाँ काम ना करें। बिहार के लोगों ने हमें लेबर फोर्स दिया है, लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं और अगर बिहार के लोग चले जाते हैं तो फिर उनके लिए ये ऐसा करना और आसान हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि हालिया रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर के बिहार का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। जहाँ आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां इस फिल्म को एक साजिश बता रही है और इसके जरिए भाजपा पर अपना एजेंडा सेट करने का आरोप लगा रही है। जहाँ यूं तो देश भर में एक तबका इस फिल्म को लेकर के भाजपा और केंद्र की सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन बिहार में बात आगे बढ़ गई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवानंद तिवारी ने इस मसले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लपेट लिया है। पहले तो उन्होंने खुद नीतीश कुमार को यह फिल्म देखने की सलाह दी और अब कहा कि वे देश में आग लगा रहे हैं। इस फिल्मों को बिहार में टैक्स फ्री करने के राज्य सरकार के फैसले के बाद राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। जहां आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में आग लगाने के लिए इस फिल्म का इस्तेमाल कर रही है। जहां खेद है कि मेरे मित्र नीतीश कुमार ने भी एक लुकाठी अपने हाथ में थाम लिया है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि विवादित फिल्मों को बिहार में टैक्स फ्री करने के पहले नीतीश कुमार को खुद देख लेना चाहिए। मुझे उम्मीद भी ऐसी ही थी। इंटरनेट मीडिया के जरिए मैंने आग्रह भी किया था, क्योंकि इस फिल्म का निर्माण एजेंडा के तहत किया गया है, यानी कि इस फिल्म को बनाया गया है सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि सच है कि सन 90 में कश्मीरी पंडितों को वहां से भागने के लिए दहशतगर्दों ने हिंसक अभियान चलाया था, लेकिन रक्षा करने की जवाबदेही वहां की सरकार की थी। तब कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की सरकार थी और गवर्नर थे भाजपा के दुलरुआ जगमोहन। जब केंद्र में भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी, वे सरकार क्या कर रही थी? कश्मीर में जो भी हुआ वे दोनों सरकारों की विफलता थी, यानी कि भाजपा की सरकार की विफलता थी। 1990 में कश्मीर में जो भी पलायन हुआ, जो भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, इन सब का जिम्मेदार भाजपा है, क्योंकि केंद्र में उस वक्त भाजपा की सरकार थी और वे दूसरों पर ये आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड ने साल 2022 की 12वीं यानी कि इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि मन में लगन हो, कुछ करने का जज्बा हो तो फिर कोई भी बाधा आपकी राह नहीं रोक सकती है। बिहार बोर्ड की 12वीं परीक्षा में ओवरऑल टॉपर कला संकाय के छात्र संगम राज के पिता गोपालगंज में ई रिक्शा चलाते हैं, तो फिर वाणिज्य संकाय के टॉपर अंकित कुमार गुप्ता के पिता पटना की एक गली में सब्जी की दुकान लगाते हैं। अंकित के बिहार बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने की खबर सुनकर के उनके पिता, रिश्तेदार
और जान पहचान के लोगों के साथ ही मीडिया वाले पहुंचे तो फिर देखा कि वे अपने पिता की दुकान पर सब्जी बेच रहे हैं। अंकित अपने परिवार के साथ पटना के इंद्रपुरी मोहल्ले में रहते हैं। इसी मोहल्ले की एक गली में उनके पिता सब्जी की दुकान लगाते हैं। अंकित कुमार गुप्ता ने वाणिज्य संकाय में 473 अंक ला करके बीडी कॉलेज का बिहार में नाम रोशन किया है। अंकित अब स्नातक के बाद सिविल सेवा करके देश सेवा करना चाहते हैं। इंद्रपुरी निवासी अंकित के पिता वीरेंद्र साव ठेले पर सब्जी दुकान चलाते हैं, जबकि मां सरिता देवी गृहिणी है। अंकित ने बताया है कि वे हर दिन 8 घंटा सेल्फ स्टडी करते थे। इंटरनेट मीडिया से दूरी ने उन्हें वाणिज्य में टॉपर बनाया है। उन्होंने बताया है कि नियमित रूप से 6-8 घंटा कॉलेज के अलावा पढ़ाई करते थे। छुट्टियों के दिन पिताजी की सहायता के लिए दुकान पर भी सब्जी बेचते थे। उन्होंने बताया है कि माँ पिता काफी मोटिवेट करते थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मूल्यांकन के मात्र 19 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी करके देश भर में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है। बोर्ड की ओर से 1 फरवरी से 14 फरवरी तक इंटर की परीक्षा आयोजित की गई थी। जब परीक्षा में 13,25,749 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इन परीक्षार्थियों के 70 लाख परीक्षाओं की कॉपियों एवं OMR सीट की जाँच की गई। जब पिछले साल मूल्यांकन के 21 दिनों के बाद रिजल्ट जारी किया गया था। जब पिछले साल 26 मार्च को रिजल्ट जारी किया गया था। वहीं 2020 में 24 मार्च एवं 2019 में 30 मार्च को रिजल्ट जारी किया गया था। लगातार 4 सालों से बिहार बोर्ड देश भर में सबसे पहले रिजल्ट जारी करता आ रहा है। बिहार बोर्ड ने इस साल रिजल्ट तैयार करने के लिए मूल्यांकन केंद्रों पर ही व्यवस्था कर ली थी, जहां हर दिन कॉपी जांच के बाद कंप्यूटर के माध्यम से अंकों को अपलोड करने की व्यवस्था की गई थी। यहां पर कंप्यूटर विशेषकर तैनात किए गए थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, नालंदा समेत बिहार के सभी जिलों में रहने वाले लोग इस बात की जानकारी चाहते हैं कि वे बंटवारे वाले जमीन का दाखिल खारिज कैसे कर सकते हैं। अभी हम इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो बात करते हैं कि दाखिल खारिज क्या है। तो आपको बता दूं कि दाखिल खारिज किसी भी जमीन की वह प्रक्रिया है जिसमें प्रॉपर्टी एक व्यक्ति के नाम से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जाता है। दाखिल खारिज होने के बाद प्रॉपर्टी के टैक्स रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम अपडेट हो जाता है। अगर आपको कोई जमीन बंटवारे में मिली है तो फिर उस जमीन की दाखिल खारिज करके आप जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा और जमीन की दाखिल खारिज करानी होगी। दाखिल खारिज के लिए आवेदन देते समय आपसे म्यूटेशन टाइप पूछा जाएगा। इसमें आपको बताना होगा कि किस प्रमाण के आधार पर आपने जमीन का बंटवारा किया है। उस प्रमाण पत्र को सिलेक्ट करके उसके बाद जमीन की दाखिल खारिज किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के वैशाली में रामायण यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। इसको लेकर के जमीन भी चिन्हित कर लिया गया है। बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। खबर के अनुसार वैशाली जिले के इस्लामपुर में लगभग 12 एकड़ जमीन रामायण यूनिवर्सिटी के लिए चिन्हित की गई है, जहां महावीर मंदिर न्यास के द्वारा इस जमीन पर रामायण यूनिवर्सिटी के लिए भवन निर्माण का कार्य किया जाएगा। आपको बता दूं कि महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल जानकारी देते हुए बताया है कि वैशाली में बनने वाले रामायण यूनिवर्सिटी में 2024 से पठन पाठन का कार्य आरंभ होने की संभावना है। इसको लेकर के तेजी के साथ तैयारी की जा रही है। इस विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक और व्याकरण समेत अन्य विषयों की पढ़ाई होगी। साथ ही साथ वाल्मीकि रामायण को केंद्र में रखकर रामचरितमानस, भारतीय भाषाओं एवं दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित सभी प्रकार के रामायण पर वृद्ध अध्ययन और फिर शोध कार्य किए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में पटना, भागलपुर, नालंदा समेत बिहार के सभी 38 जिलों में सरकारी जमीन को खाली कराया जाएगा। जिन लोगों ने इस पर अवैध कब्जा जमा करके बैठा है उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार सरकार राज्य के यानी कि बिहार के सभी 38 जिलों में सरकारी जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। इस काम के लिए हर जिले को 10-10 लाख रुपए दे भी दिए गए हैं। इससे बुलडोजर खरीदा जाएगा। आपको बता दूं कि सरकार उन सभी सरकारी जमीन को चिन्हित कर रही है जिस पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। अप्रैल से जून के बीच सभी जिलों में एक साथ अतिक्रमण मुक्ति का अभियान चलेगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। बिहार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने विधान परिषद में सदस्यों की शिकायत पर यह ऐलान किया है कि वे बिहार के सभी जिलों में अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा, जहां साथ ही साथ सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त किया जाएगा।
दोस्तों अब बात करते हैं कि पहले केवल दिल्ली से पटना आने का किराया 10,000 के पार पहुंचा था, जहां अब चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद का विमान किराया भी 10,000 के ऊपर चला गया है, जो सामान्य दिनों में 4500, 4,000 और 3200 रहा करता है। जहां इस प्रकार इनका किराया बढ़ करके 2.25 से 3 गुना तक हो गया है। हालांकि गुरुवार के लिए दिल्ली के विमान किराया में बुधवार की तुलना में कुछ कमी देखी गई और ये 10,000 से घट करके 7,478 रुपये पर आ गया। जहाँ दिल्ली पटना बस सेवा भी बुधवार से पूरी तरीके से फुल हो चुकी है और शुक्रवार तक इसमें सीट उपलब्ध नहीं है। बस स्टैंड में भी पटना से अपने अपने घरों को जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के कारण बुधवार को यात्रियों की संख्या भीड़ दिखाई दी। बेरिया बस स्टैंड से अधिक भीड़ इस दौरान बांकीपुर बस स्टैंड में दिखाई दी, चूंकि बेरिया में जाने वाले कई बस यात्री मसूरी मोड़ और फिर 0 माइल से ही बस पकड़ के निकल जा रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस संकाय के टॉपरों का लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। इस बार तीनों संकाय में लड़कियों की अपेक्षा यानी कि लड़कियों की तुलना में लड़कों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इंटर के टॉपर्स में बेटे और ओवरऑल में बेटियां आगे है। इस साल जारी हुए इंटर के रिजल्ट के तीनों स्ट्रीम में लड़के ही स्टेट टॉपर बने हैं। नवादा जिले के काशीचक प्रखंड के एक छोटे से गाँव उपराव में सौरभ कुमार विज्ञान संकाय में स्टेट टॉपर बना है, यानी कि राज्य टॉपर बना है। सौरभ ने बताया है कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने की पूरी उम्मीद थी, विश्वास था कि स्टेट टॉप 10 में जगह मिलेगी, लेकिन वह स्टेट टॉपर बनेगा इसकी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों बात करते हैं कि तेल कंपनी ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए हैं। 18 मार्च को बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल दर्ज की गई है। यहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में 28 और 26 पैसे का तेजी आया है। बृहस्पतिवार को बिहार में पेट्रोल 107 रुपये 60 पैसे था, जो बढ़कर के 107 रुपये 88 पैसे हो गया। वहीं डीजल 92 रुपये 66 पैसे से बढ़कर के 92 रुपये 92 पैसे हो गया है। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ तेल के दामों में गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों बात करते हैं कि जहानाबाद पुलिस का अजब गजब कारनामा सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी में पुलिस के ही लोग पलीदा लगा रहे हैं और शराबियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीर जो सामने आई है, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो यह तस्वीर देख रहे हैं, इसे देखने से यही लगता है कि शराबी के साथ जहानाबाद जिले के अलग अलग थाने के 2 एएसआई शराब के आरोपी युवक के साथ कैसे एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर के होली मना रहे हैं। इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि तस्वीर में शराबी के बाएं तरफ खड़े दारोगा संजय सिंह ने इसे खुद नगर थाना क्षेत्र के निजामुद्दीनपुर मोहल्ले से पकड़ करके सदर अस्पताल में मेडिकल जाँच करवाया था, जहाँ शराब पीने की पुष्टि होने पर जेल भेजा गया था। और वहीं कल जहानाबाद शहर में ही एक दुकान में अपने एक अन्य साथी के साथ होली का जश्न मना रहे हैं, जिसकी तस्वीर वायरल होने के बाद लोग हैरान हैं। इस मामले में जब हमने दारोगा जी से जानना चाहा तो फिर उनका जो बयान है वह और बेतुका है। उन्होंने बताया है कि डकैत ही वाल्मीकि जी बने थे, याद रखिएगा। अब पुलिस शराबी को वाल्मीकि का उपाधि दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सियासत में आए दिन उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार और विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के बीच किसी तरह विवाद तो खत्म हुआ। अब लोकतांत्रिक जनता दल यानी कि एलजेडी के मुखिया शरद यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। शरद यादव जल्द ही अपनी पार्टी एलजेडी का बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में विलय करने जा रही है। यह जानकारी खुद शरद यादव ने दे दी है। शरद यादव ने कहा है कि 20 मार्च को वे आधिकारिक तौर पर अपनी पार्टी एलजेडी का आरजेडी में विलय कर देंगे। शरद यादव ने कहा है कि इस मौके पर उनके दिल्ली में स्थित निवास पर एक कार्यक्रम होगा। लालू यादव ने 3 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में शरद यादव से मुलाकात की थी। शरद यादव से मुलाकात के बाद लालू प्रसाद यादव ने सियासी मसलों को लेकर के भी खुलकर बातचीत की थी। लालू यादव ने कहा कि शरद यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने और फिर उनके सांसद न रहने से अब सांसद शून्य हो जाएगी। उस समय भी शरद यादव के पार्टी को लेकर के कोई बड़ा निर्णय लेने के संकेत मिल रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि हिजाब विवाद को लेकर के मामला शांत होने की जगह और बढ़ता ही दिख रहा है। जब बुधवार को चेन्नई के न्यू कॉलेज के छात्रों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। जब पिछले दिनों हिजाब विवाद में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। मामले में हाईकोर्ट का कहना था कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए चेन्नई के न्यू कॉलेज के छात्रों ने मंगलवार को भी विरोध प्रदर्शन किया था। जहां कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि 5 फरवरी को राज्य द्वारा जारी आदेश को
अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। जहां इस पर होली के बाद सुनवाई होगी। जहां वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास हिजाब प्रतिबंध मामले का जिक्र किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई से जुड़ी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। हिजाब विवाद मामले में हिंदू सेना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट से तमाम याचिकाएं खारिज होने के बाद एक छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी, जिसे देखते हुए हिंदू सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरजीत यादव ने कैविएट दाखिल करके कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसकी दलील भी सुनाई जाए। उनका कहना है कि शिक्षण संस्थानों की अपनी यूनिफॉर्म होती है, संस्थानों में यूनिफॉर्म ही पहनकर जाना चाहिए, हिजाब पहनकर जाना गलत है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। शिक्षण संस्थानों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि हिजाब विवाद में भाजपा नेता के बयान ने नया सवाल खड़ा कर दिया है। भाजपा नेता ने हिजाब बैन को लेकर के हाईकोर्ट जाने वाली ये लड़कियों को देशद्रोही बता दिया है। नेता ने इन लड़कियों को दहशतगर्दी संगठन की सदस्य भी बताया है। हिजाब वाली लड़कियों जिन्होंने हिजाब बैन को लेकर के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उनके बारे में एक भाजपा नेता ने विवादित बयान दिया है। जब भाजपा के वरिष्ठ नेता और उडुपी गवर्नमेंट की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के उपाध्यक्ष यशपाल सुवर्णा ने कॉलेज परिसर में हिजाब पहनने की मांग करने वाली कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली लड़कियों को देशद्रोही बताया है, जो एक दहशतगर्दी संगठन की सदस्य थी। आपको बता दूं कि अदालत ने मंगलवार को लड़कियों द्वारा परिसर में अपनी वर्दी का साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। भाजपा नेता के बयान से एक नया विवाद छिड़ गया है। दोस्तों बात करते हैं कि होली के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए अलीगढ़ जिला प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाए हैं। अलीगढ़ में रात में मस्जिद को पर्दा से ढकवा दिया गया है। अलीगढ़ प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये पहल की है। जहां अलीगढ़ शहर कोतवाली इलाके में ये मस्जिद स्थित है। जहां अलीगढ़ शहर के ऊपरकोट क्षेत्र में सब्जी मंडी चौराहे पर मस्जिद हलवाइया में स्थित है। जहां ये चौराहे शहर के व्यस्तम मुख्य बाजार का चौराहे है और अति संवेदनशील इलाका है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन वहां पुलिस की तैनाती रखता है। होली हो या फिर दीपावली, हर त्यौहार पर यहां बहुत तादाद में फोर्स को तैनात किया जाता है। इस चौराहे पर बाजार के लोग बड़े बड़े ड्रम रख करके होली मनाते हैं। जहां शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने हर बार की तरह इस बार भी चौराहे पर बनी इस पुरानी मस्जिद को पूरी तरीके से ढक दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स आपने अभी तक देखी हो या नहीं, लेकिन इस फिल्म के बारे में, इसकी कहानी के बारे में आप यकीनन किसी न किसी से कुछ सुने होंगे या सुन चुके होंगे या फिर बात कर चुके होंगे। जब विवेक अग्निहोत्री की बनाई इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के साथ उनके अपने घर में हुए जुल्मों की बात कही गई है और ये कहानी लोगों को अंदर तक झिंझोर दे रही है। द कश्मीर फाइल्स यकीनन कहानी के मामले में एक भारी फिल्म है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने जिस तरीके से अपना वजन दिखाया है वह ऐतिहासिक होता जा रहा है। छुट्टी के दिनों से ज़्यादा कमाई कामकाजी दिनों में कर रही इस फिल्म ने 5 दिन में 60 करोड़ की कमाई करके सभी को हैरान कर दिया था। और आज बृहस्पतिवार के आंकड़े सामने आने के बाद तो अच्छे बॉक्स ऑफिस पंडितों का गणित फेल नजर आ रहा है। जहां इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार द कश्मीर फाइल्स ने बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 19 करोड़ 30 लाख का बिजनेस किया। यह नंबर मंगलवार के 15 करोड़ के मुकाबले में 4 करोड़ से भी अधिक ज़्यादा आगे हैं। जहां मंगलवार तक 60 करोड़ कमा चुकी द कश्मीर फाइल्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 80 करोड़ के एकदम करीब पहुंच गया है। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि शुक्रवार को द कश्मीर फाइल्स के शो कम हो सकते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार की बड़ी फिल्म बच्चन पांडे शुक्रवार को यानी कि होली के दिन रिलीज होने जा रही है। ऐसे में गुरुवार का दिन द कश्मीर फाइल्स के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।